सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सभी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NSDL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम NSDL की बात करें तो ये कंपनी पिछले कुछ टाइम में दो रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा फोकस में रही है, जिसमें एक रीज़न है कंपनी के वैल्यूएशन और दूसरा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस। दोनों हमें पिछले कुछ टाइम में लिस्टिंग के बाद बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। बट एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, देखो कोई भी कंपनी जब अच्छी खासी लिस्टिंग दिखाती है, चाहे वो कंपनी छोटी हो या फिर बड़ी हो, तो उसके बाद अगला जो 6 महीना होता है, 6 महीना 1 साल, उस कंपनी में जितने भी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो सभी उस कंपनी के वैल्यूएशंस के बेसिस पे दिखते हैं। और जो भी कंपनी के लिस्टिंग हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, उस कंपनी का अगला 6 मंथ अक्सर हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता। आप एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। ठीक है, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई थी बट उसके बाद की परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं थी। उसके अलावा आप ले सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ को, और अभी रिसेंटली एक कंपनी हाईवे करके नाम था, उसकी भी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी और लिस्टिंग के बाद की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो अच्छा नहीं था। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जिस कंपनी में लिस्टिंग गेन ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, अक्सर उस कंपनी के जो वैल्यूएशन है उस कंपनी के पीयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है, और उसी चीज़ को मार्केट एडजस्ट करती है और वैल्यूएशन एडजस्टमेंट की वजह से कंपनीज़ में गिरावट देखने को मिलती है लिस्टिंग के बाद। वो चीज़ आप इन दोनों कंपनी में तो देख ही रहे हो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में और टाटा टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है, और अब वो चीज़ NSDL में हमें देखने को मिल सकती थी बट हमें देखने को अभी तक मिला नहीं है। 6 अगस्त को इस कंपनी का लिस्टिंग हमें देखने को मिला था। लिस्टिंग के टाइम पे इस कंपनी का जो उस टाइम का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो 57.1 का था। बट उसके बाद अगर देखोगे तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हमें 79.3 तक भी जाता हुआ दिखा, और लगातार उस वैल्यूएशन के आसपास ही इस कंपनी का PE हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि वैल्यूएशंस में कोई भी एडजस्टमेंट अभी तक हमें देखने को मिली नहीं है। भले कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट जो अपना रिपोर्ट किया वो कुछ खास अच्छा दिखाया नहीं था। अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने डी ग्रोथ रिपोर्ट की थी, वो भी 7.5% की। बट फिर भी मार्केट ने इस कंपनी के वैल्यूएशंस को तोड़ा नहीं था। तो वैल्यूएशंस अगर टूटा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि टूटेगा नहीं। वैल्यूएशन मार्केट अपने हिसाब से दिखती है कि फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से, करंट सिनेरियोज़ के हिसाब से वैल्यूएशन जस्टिफाइड हो सकता है या नहीं। और अगर हम बात करें कंपनी के Q1 के रिजल्ट के बारे में, तो वो ज़रूर हमें उतने ज़्यादा कमाल के देखने को नहीं मिले। बट अगर हम बात करें आने वाले क्वार्टर रिजल्ट के बारे में, तो उसको लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बदल चुकी है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों Q2 की अगर हम बात करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का पीरियड होता है। जुलाई महीने का जो डिमेट अकाउंट ओपनिंग का डेटा रिपोर्ट हुआ, उसमें हमें देखने को मिला कि 3 मिलियन न्यू एंट्रीज हमें देखने को मिली, यानी कि 30 लाख न्यू डिमेट अकाउंट खुले हैं। और दिसंबर के बाद से लेकर अब तक का डेटा देखोगे तो ये अब तक की बिगेस्ट स्पाइक हमें विटनेस करने को मिला है। और डिमेट अकाउंट की ओपनिंग अगर दिखी है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ NSDL इससे कमाएगी, CDSL भी इससे कमाएगी। और CDSL का जो वैल्यूएशन है वो NSDL के कंपैरिजन में थोड़ा हमें कम ही देखने को मिलता है, जो कि क्लियर आप यहाँ पर विटनेस कर सकते हैं। तो वैल्यूएशंस को एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप NSDL के इन्वेस्टर हैं। और वैल्यूएशन एनालिसिस के बिना आप कोई भी डिसीजन मत बनाना, ये मेरा एक राय रहेगा। बाकी मैं इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट सभी चीज़ें जो मैंने बताई है वो डेटा की बेसिस पर बताइए, तो आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर एक बार कर लेना। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, और ऐसे टाइम पे अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलते हैं एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कल के दिन तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको फोकस में देखने को मिली थी। बच्चे को पता है AGM था कंपनी का, और AGM जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का होता है तो पूरा मार्केट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के AGM में नज़र रखती है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। तो इस वजह से इसके AGM फोकस में तो हमेशा ही रहा है। बट पिछले 4 साल के AGM को अगर हम देखें
तो हर बार मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन रही है उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें इसकी एजीएम हमें देखने को मिले नहीं है। बट ठीक है, चलो वो सारी चीज़ों को हटा देते हैं। अभी बात करते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से उम्मीद किया गया था, जिसमें एक था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ कैसा होगा आने वाले सालों में। उसके अलावा जियो के आईपीओ से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, कब उसके आईपीओ में देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा न्यू एनर्जी बिजनेस उसको लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का क्या एम है। ठीक है, तो एक एक करके तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या उम्मीद कर रही है अपने फ्यूचर में, तो यहाँ पर बताया है रिलायंस ने कि 2027 के एंड तक कंपनी का जो इबिट्टा है वो डबल हो जाएगा, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का इबिट्टा डबल हो जाएगा। अब ये एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है। इबिट्टा अगर डबल होगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी डबल के आसपास ही हमें देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि ये चीज़ें एग्जीक्यूट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कर पाती है नहीं, बट गाइडेंस अगर देखोगे तो ठीक है, अगले 2 साल में इबिट्टा डबल है तो मतलब गाइडेंस अच्छा हम बोल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जियो से रिलेटेड, जियो नहीं, न्यू एनर्जी बिजनेस से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, जिसमें बताया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कि अगले 5 से 7 सालों में O2C बिज़नेस जो है उससे भी बड़ा कंपनी का न्यू एनर्जी बिजनेस हो जाएगा। इस चीज़ को जेफरीज ने भी लगातार हाईलाइट किया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो अगला ग्रोथ वेव आएगा वो न्यू एनर्जी बिजनेस से आएगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी मेंशन किया है कि अगले 5 से 7 सालों में ये उम्मीद कर रहे हैं कि न्यू एनर्जी बिजनेस जो है वो O2C से भी बड़ा हो जाएगा। और अभी के टाइम पे देखोगे तो O2C बिजनेस कंपनी को 50% से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके देता है, मतलब टोटल रेवेन्यू जो है उसका 50% से ज़्यादा इसी सेगमेंट से आता है। और इस सेगमेंट में एक बड़ी एक्सपेक्टेशन रिलायंस की अगर है तो नो डाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो गाइडेंस हमने देखा अभी कि अगले 2 सालों में वो अपने इबिट्टा को डबल करने का एम रख कर चल रहे हैं, वो फुलफ़िल भी हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जियो से रिलेटेड, तो जियो से रिलेटेड ये अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिला है कि रिलायंस जियो का जो आईपीओ है वो 2026 के फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि Q1 और Q2, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं Q4 और Q1 जो रहेगा उस पीरियड में हमें रिलायंस जियो के आईपीओ देखने को मिलेंगे। ये रिलायंस की CMD यानी कि मुकेश अंबानी के थ्रू स्टेटमेंट हमें सुनने को मिली है। उसके अलावा दोस्तों रिलायंस इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी बातें सुनने को मिला है, इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थी उस चीज़ को हमने इस वीडियो में कवर किया, जिससे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो कि इस एजीएम का जो हाईलाइट था उस हाईलाइट के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अनाउंसमेंट हमें दिए भी है या नहीं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। सो दोस्तों इरेडा के जो CMD हैं उनकी तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमें आती हुई देखने को मिली है। कहाँ पर? राजस्थान में जो बिजनेस समिट हमें देखने को मिला था 2025 में, उसको लेकर। अब इसमें उन्होंने क्या बताया है, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की है। अभी के टाइम पे देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टोटल कैपेसिटी है वो 237 गीगावाट तक पहुंच चुका है जुलाई 2025 तक, जिसमें से 50% जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए हमें जनरेट होता हुआ दिखा है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया का जो एम है 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव करने को लेकर, उस चीज़ को कहीं ना कहीं इरेडा तो उम्मीद करके चल रही है कि वो चीज़ अचीव होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर करंट पेस के हिसाब से हम चलते हैं तो 2030 तक 485 गीगावाट के टारगेट को ही हम मीट कर सकते हैं। बट ईयरली अगर हम देखें, अगर हम 50 गीगावाट की एडिशनल बोल सकते हैं काम करते हैं अपनी कैपेसिटी में, तो उस केस में क्या है कि ये जो टारगेट है वो मीट कर सकता है। और 500 गीगावाट के लिए जो 50 गीगावाट की एक्सपेक्टेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है किसके तरफ से, इरेडा के CMD की तरफ से, रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड। अब रिन्यूएबल सेक्टर का फ्यूचर तो नो डाउट हमें थोड़ा ब्राइट ही देखने को मिल रहा है, तो इसमें किसी एक कंपनी का स्पेशल कंट्रीब्यूशन तो रहेगा नहीं, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ की कंट्रीब्यूशन रहेगी। बट एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगले 5 सालों में अगर एक इंडस्ट्रीज़ में 100% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, तो उस इंडस्ट्रीज़ की जो टॉप कंपनीज़ होंगी, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो या फिर EPC कंपनी हो, उन सारी कंपनीज़ को कामकाज तो अच्छे मिलने वाले हैं ही। तो बिज़नेस से रिलेटेड देखा जाए तो ये सारी चीज़ें इरेडा के लिए एक अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मिसेस वेक्टर। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी 1:5 के रेशो में। इसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहले पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।